नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी पर। हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का सोशल स्टडीज़ का इतिहास का पहला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कब, कहाँ और कैसे, यह मध्य युग की किताब है। जब हम छठी में थे तो हमने प्राचीन काल में होने वाले परिवर्तनों को देखा। 7वीं कक्षा में हमने मध्यकाल में क्या क्या परिवर्तन आए, जब मध्य युग आया उसको पढ़ा। और इसमें हम आधुनिक युग में कौन से मुख्य परिवर्तन हुए उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हमने मुख्यतः 3 रूपों में, 3 खंडों में बांटा है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। 8वीं कक्षा में हम आधुनिक खंड में क्या क्या परिवर्तन हुए इसको हम देखेंगे। हर एक काल की अपनी अपनी विशेषता रहती है और हमारा समाज निरंतर बदलाव करते रहता है। हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, कला में, संस्कृति में, सभी क्षेत्रों में हमेशा ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक युग में कौन कौन से परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई और इस परिवर्तन ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक युग लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है और इस युग में बहुत सी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जो सबसे पहला परिवर्तन माना जाता है वह है पुनर्जागरण का। यह पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। यूरोप मान लीजिए कि लीडर था और उसको देख के बाकी देशों में परिवर्तन हुआ करता था और यह परिवर्तन इतना भव्य था कि इसे लोगों ने पुनर्जागरण का शब्द से परिभाषित किया है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। जहां पहले लोग जो राजा कहते थे वही करता था, वहीं अब 15वीं शताब्दी में लोग प्रश्न उठाने लगे। सरकार पर भी प्रश्न किया जाने लगा और अपने सरकार के प्रति, अपने शासक के प्रति लोगों ने अपना आवाज बुलंद किया। मध्यकाल में धार्मिक क्षेत्र में भी लोगों में बहुत सारा अंधविश्वास था। पोप की चलती थी, जो पोप कहते थे वही होता था और पोप भी धीरे धीरे काफ़ी भ्रष्ट हो गए थे। मगर धीरे धीरे यूरोप में लोगों ने अपने शासक और पोप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और उनसे प्रश्न करने लगे। व्यापार संबंध और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि आधुनिक युग में क्या परिवर्तन हुए, वह था पुनर्जागरण का, जो सबसे पहले यूरोप में प्रारंभ हुआ और यूरोप के बाद यातायात की सुविधा के माध्यम से देश के अन्य देशों में भी फैल गया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरी प्रमुख घटना थी इस आधुनिक युग के प्रारंभ में, वह थी खोज यात्राएं। इस युग में यातायात की सुविधाएं बढ़ गई थी और लोगों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कोई कहता था कि धरती चपटी है, कोई कहता था कि धरती गोल है। तो इसकी सच्चाई को जानने के लिए कुछ लोग खोज यात्राएं करने निकले। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ नई चीज़ों के खोजने का भी प्रयास किया गया। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन चला। कई नाविक हुए जो नाव के यात्रा से एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते थे। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौ चालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का भी प्रयास शुरू किया।
एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग भी खोजे गए। यूरोप से एशिया और अमेरिका काफ़ी दूर थे और बीच में समुद्र था, इसलिए समुद्र के रास्ते इन्हें खोजने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में दुनिया के बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी। उन लोगों ने समुद्र के रास्ते से नए मार्ग बनाना शुरू किया। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में तो जरूर सुना होगा। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने किस देश की खोज की? अमेरिका की खोज की 1492 में। ये कोलंबस स्पेन के थे जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के एक नाविक थे वास्को डी गामा, यहाँ चित्र भी दिया हुआ है वास्को डी गामा का। उन्होंने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की। भारत की खोज की इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कहीं खोया हुआ था। उसने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्र का मार्ग खोजा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। नए मार्ग और भूभाग की खोज का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों को नए नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। तो इस काल में यूरोप का काल था, पूरे देश पर यूरोप का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो सबसे पहले पुनर्जागरण भी यूरोप में हुआ और यूरोप के लोगों ने ही खोज यात्राएं कर समुद्री मार्ग खोजे 1492 में अमेरिका के लिए और 1498 में भारत के लिए। भारत की तक के लिए समुद्र की मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने और अमेरिका के लिए कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आधुनिक युग का रहा वह था पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति का। अब देखिए, क्योंकि यातायात बढ़ गया था तो व्यापार भी बढ़ने लगा था। इन व्यापारियों के संबंधों से यूरोप के व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ और लाभ के कारण इनके पास पूंजी जमा होने लगी। क्योंकि पूंजीवाद था तो लाभ, इनकी बिक्री बढ़ने लगी, दुनिया के देशों से इनका परिचय होने लगा और इनके पास पूंजी इकट्ठा होने लगी और इस पूंजी से वे अपने व्यापार को फिर से बढ़ाने लगे। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हो गया जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और इसके पहले जहां दबदबा था राजाओं का, पोपों का, और अब पूंजीवादी लोगों का दबदबा होने लगा क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि ये लोगों को अपने पैसों के दम पर लोगों पर शासन किया करते थे। इस नई सामाजिक व्यवस्था की विशेषता यह थी कि समाज अब दो वर्गों में विभक्त हो गया। पहले जहां राजा और प्रजा होते थे, अब पूंजीपति और श्रमिक हो गए। जो लोग मालिक थे वो पूंजीपति और जो उसमें मजदूरी करते थे वो श्रमिक। पूंजीपति व्यापार करने के लिए तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे और पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था केवल और केवल मुनाफाखोरी, मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग दिन रात मेहनत करके वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। अच्छा, पूंजीवाद का विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ। कई प्रकार की नई नई मशीनों का भी आविष्कार हुआ। मध्यकाल में हमने पढ़ा था कि कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे, लेकिन जब आधुनिक युग आया तो मशीनों का आविष्कार हो गया, कपड़े मशीनों से बनाए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और बाद में धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैल गई और इन्हीं सबको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषता थी कि समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्गों का काम मुनाफा कमाना था और श्रमिक मेहनत किया करते थे और उनसे अपना वेतन प्राप्त करते थे। और कई मशीनों का भी इस समय प्रयोग होने लगा, जिसमें सबसे प्रमुख है
कपड़ा मशीनों से तैयार होने लगा, जो कि पहले लोग अपने हाथों से तैयार करते थे। तो अब तक हमने मध्यकाल में होने वाले प्रमुख 3 परिवर्तनों को देखा। पहला था पुनर्जागरण, जो कि यूरोप में प्रारंभ हुआ। दूसरा था खोज यात्राएं, जो कि यूरोप के देशों ने अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित किया और समुद्री मार्ग खोजे। और तीसरा हमने देखा पूंजीपति वर्ग का और औद्योगिक क्रांति का। चौथा जो प्रमुख पॉइंट है वह है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उद्योग की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। देश के अन्य जगहों पर कहीं भी इस प्रकार के मशीन नहीं थे और यूरोप में नए नए मशीन बनकर तैयार थे। अब वस्तुएं तो तैयार हो गईं, इन्हें बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी, ताकि साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इसके लिए यात्राओं द्वारा दूसरे देश में जाने का प्रयास करने लगे, ताकि वे अपने सामान को वहां बेच सकें और वहां से कच्चा माल भी प्राप्त कर सकें। इन दोनों की आवश्यकताओं ने यूरोप के देश को अपने देश से बाहर की दुनिया में पैर पसारने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनके पास इतनी सामग्री थी कि उसे बेचना था। अपने देश के लोगों को तो वो सस्ता मिल जा रहा था, दूसरे देश में जाते तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होता और कच्चे माल भी मिलते। तो ये दुनिया के से बाहर पैर पसारने लगे, ये अपने देश से बाहर पैर पसारने लगे। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो अपने उद्योग के लिए केवल कच्चा माल सस्ते दामों तो मिलने ही लगेगा और उनको तैयार माल बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। तो उपनिवेशवाद के लिए इनके पास 2 कारण थे। पहला था कि यदि वो दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेते तो वहाँ से वे सस्ता कच्चा माल उठा सकते थे। वहाँ के लोगों के कच्चे माल को सस्ते में उठा लिया और उसे अपने देश में लाकर मशीनों से माल को तैयार किया और वापस फिर उसी देश में जाकर उसे महंगे दामों में बेचा। और इसी प्रकार साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अपने साम्राज्य को फैलाना। यूरोप का हर एक देश चाहने लगा कि हम विश्व के अन्य देशों में अपना साम्राज्यवाद फैलाएं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोप देश की आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर से आई। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी में उन्होंने एशिया के बहुत से देश, अफ्रीका के बहुत से देश और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से देशों को अपना साम्राज्यवाद व्यवस्था के अंतर्गत अपने में मिला लिया और उसमें वे शासन करने लगे और वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके और बाजार के रूप में इन देशों का प्रयोग करने लगे। भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य और यूरोप के कई देश भारत आए और यहाँ से वे कच्चा माल लेकर अपने देश गए और अपने देश का सामान यहाँ लाकर बेचना इन लोगों ने शुरू किया। अगला जो पॉइंट है वह है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का। 15वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस में जो क्रांतियां हुई अपने देश को आज़ाद करने के लिए, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशक में 2 और परिवर्तन हुए। पहला का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है और दूसरे का फ्रांसीसी क्रांति से। ये दोनों क्रांतियां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह ऐसे समय में हुई है जब एक नए युग का सूत्रपात हो रहा था। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया, धीरे धीरे यहाँ बस गए और यूरोप के देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने ही यूरोप के देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अमेरिकी लोगों ने यूरोप के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार और सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, एकजुट होकर संघर्ष किया है।
जबकि दुनिया के अन्य देश छोटे छोटे राजाओं में बटे हुए थे और वे आपस में ही लड़ते रहते थे, और इसका फायदा उठाकर यूरोपवासी वहां जाकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उस पर अपना कब्जा जमा लेते थे। तो सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में लोग एकजुट हुए और यूरोप देश के जो शासन था उसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देश में गणतंत्र प्रणाली की स्थापना की। कोई भी राजा नहीं रहेगा, गणतंत्र प्रणाली की स्थापना हुई और स्वतंत्रता और समानता के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए, जो आधुनिक युग में प्रारंभ हुआ और आज भी यह आधुनिक युग का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता, इस तरह की बातें करने वाला अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से उदय हुआ। फ्रांस और अमेरिका ने इन आंदोलनों का कई देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों ने जाना कि अरे, अमेरिका ने इस प्रकार से आंदोलन करके स्वतंत्र हुए, हम भी इन लोगों से, यूरोपियों से त्रस्त हैं, क्यों ना हम लोग भी एकजुट होकर अपने देश को आज़ाद कराएं। धीरे धीरे निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ और एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने लगे और एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू की। तो राष्ट्रवाद इस युग की एक प्रमुख देन रही। तो हमने अब तक आधुनिक युग में जो जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों को डिटेल में पढ़ लिया है। सबसे पहला परिवर्तन था पुनर्जागरण का, दूसरी थी खोज यात्राएं, और उसके बाद पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, और अंत में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ रहा होगा। इसका आगे का पार्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।